नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल्टरनेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए बीएड के मुद्दे के बारे में, आज हम बीएड के मुद्दे को लेकर सारी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉप बैचेस, जो कि स्टार्ट हुए हैं 8 दिसंबर 2021 से। टीम ऑल स्टार्स के साथ आप सभी एसएससी सीजीएल और साथ में सीएचएस के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं 8 दिसंबर 2021 से। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 घंटे से ज्यादा आप सभी को जो क्लासेस है वो मिलेंगी। इसके अलावा सफलता बैच भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी सीजीएल साथ में सीएचएसएल के लिए। इसके अलावा आप सभी को लक्ष्य भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि एसएससी सीपीओ 2021 के लिए है। 8 दिसंबर 2021 से आप सभी इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीईटी के लिए भी ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो चुका है, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एसएससी के सभी एग्जाम के लिए भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज के लिए। साथ ही अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया एक और नया फीचर, जिसमें आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं पिक्चर को अपलोड करके इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए। ये सारी आप सभी को जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड की जाती है, जिनको आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने टाइमिंग वगैरह सारी की सारी लिखी हुई है। इसी के साथ आप सभी अपने रेज हैंड को करके अपने जो भी डाउट है अपने फेवरेट एजुकेटर से पूछ भी सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। 30 क्वेश्चन 40 मिनट में आप सभी जीत सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा के रिवॉर्ड, साथ ही 100% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। अगर आप एसएससी एग्जाम की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज करें आरजी गौतम 10, जिससे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक सभी के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अभी चेकआउट करें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, कभी पीएनबी के सामने तो कभी एससीईआरटी पर, तो कभी अगर बात की जाए छात्रों को उठाकर बैठा दिया जाता है इको गार्डन के अंदर। लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बिना अब यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। लगातार अभ्यर्थियों की भीड़ बढ़ रही है। कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा भी कहना है कि सर, जब शिक्षक भर्ती आ जाए तभी जानकारी दीजिए। तो जब आपके पास शिक्षक भर्ती आई जाएगी तो आप लोग प्रिपरेशन कर ही लोगे, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, ये आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। क्योंकि लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ आपके पास इतनी सारी गोदी मीडिया है, जिसको आप दिन भर 450-500 रुपये डब्बा लगाकर टीवी पर देखते हो, लेकिन डब्बा बनकर वो टीवी आपकी बैठी है, आपकी प्रदर्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही। आप रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन आपकी मीडिया के माध्यम से एक भी धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। इस चैनल के माध्यम से लगातार उन छात्रों के संघर्ष को आप सभी को दिखाने का कार्य किया जाता है कि 1% अगर आपके अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे कहने की नई शिक्षक भर्ती को लेकर जुनून जाग जाए, तो आप लोग भी सरकार से सवाल करें कि भाई आपको बीएड और बीटीसी क्यों करवाया गया था। यही मेरा उद्देश्य होता है, लगातार धरना प्रदर्शन कर आप सभी के सामने रखने का, कि सरकार के सामने आप सभी मांग भी नहीं रख रहे हैं, और ऐसे में जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और ना ही आप सभी कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आवाज़ उठा रहे हैं। तो घर बैठकर भी आप सभी कार्य कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके, जिससे कि आसपास के जो अभ्यर्थी होंगे वो इस धरना प्रदर्शन के अंदर पहुंचे। पहले आप वीडियो देखें। अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। कैटरीन अभी अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़े तो हम कब लड़ें। अभी आप देखिए, टेट नहीं हुआ, टेट के बाद भर्ती देंगे, उसके बाद आचार संहिता, हम अपने हक के लिए कब लड़ेंगे। एक चीज़ जो अपने माध्यम से हम सरकार को पहुंचाना चाहते हैं, कि अगर गुरुओं का सम्मान नहीं हुआ तो किसी का भी कल्याण नहीं। और हम लोग पिछले 3 सालों से 17 बैच वाले हैं, पिछले 3 सालों से लगातार बस भर्ती के लिए परेशान हैं। अब तो घर वालों ने पैसे देने भी बंद कर दिए हैं कि आप अपना खुद देखो। 2-3 साल के लिए छूट दी थी, अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। बिल्कुल फाइनेंशियल तरीके से टूट चुके हैं, मानसिक तरीके से टूट चुके हैं, शारीरिक तरीके से भी टूट चुके हैं। अब आप लोगों से आग्रह है, प्लीज़ आइए और ज्वाइन करिए प्लीज़।
नमस्कार साथियों, मैं संध्यालय ध्वंसी, मैं चंदौली से आया हुआ हूँ। जब मैं चंदौली से 250 किलोमीटर दूर से आ सकता हूँ तो लखनऊ के आसपास के लोग जो है, कानपुर जैसे हुआ, आसपास के ज़िला हुआ, यहाँ के लोग तो आ ही सकते हैं साथियों। यहाँ देखिए हम लगभग 300-400 के संख्या में हो गए हैं। आप सभी भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे इको गार्डन में आए, जिससे हम अपनी मांग को और मजबूती से तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देख लिया, अभ्यर्थियों के माध्यम से सुन लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि छात्रों का कहना है कि चुनावी आचार संहिता लगने वाली है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर विज्ञापन नहीं आता तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो सकती है सभी छात्रों की। ये तो दोस्तों बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। छात्रों का कहना है कि अब हमें टीईटी नहीं चाहिए, सिर्फ सुपर टीईटी चाहिए। वो सरकार अगर दे दे तो यहाँ से छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी जाएगी, क्योंकि छात्रों के संघर्ष को लेकर ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के मुद्दे को लेकर। यह मुद्दा लगातार आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है। राजस्थान और साथ ही अगर बात करें हिमाचल प्रदेश और भी अलग अलग राज्यों से हटकर अब ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप सभी को देखने के लिए मिला है। हालांकि शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। अगर आपको याद होगा, बीएड और बीटीसी का जो विवाद है 69,000 शिक्षक भर्ती में भी काफ़ी लंबे समय तक रहा। जब भी बीएड के मुद्दे को लेकर बात की जाती है तो कुछ बीएड के अभ्यर्थी कहने की परेशान होना शुरू हो जाते हैं। मैं हमेशा आप सभी को सटीक जानकारियां देने का कार्य करता हूं, चाहे वो अगर बात की जाए आपके हाईकोर्ट के आदेश को लेकर हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर या फिर सरकार के मुद्दे को लेकर। बस आपको समझने और सोचने की आवश्यकता है कि आखिर यहाँ पे बीएड को लेकर जो किया जा रहा है वो मेरी तरफ से नहीं, बस मैं आपको जानकारी देने का कार्य कर रहा हूँ। जो भी अभ्यर्थी याचिका दाखिल कर रहे हैं, आप सभी उनके खिलाफ, उनके साथ जाकर, उनके अगेंस्ट जाकर अपने मुद्दे को उठाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम बात करते हैं बीएड के मुद्दे के बारे में। मैं निष्पक्ष होकर जानकारी आप सभी को देने का कार्य करूंगा। बीएड जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर एनसीटी की तरफ से एलिजिबल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती आई तो उसके अंदर एलिजिबल किया गया, लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया। सिंगल बेंच का जब आदेश आया उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया उससे पहले डबल बेंच में था, उस समय बीएड अभ्यर्थी को यहाँ पे कहीं ना कहीं चैलेंज कर दिया गया। बीएड अभ्यर्थी जब चैलेंज किए गए तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर कुछ भी नहीं हुआ। अंत में बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, ये तो मामला था 69,000 का, छोटा सा, काफ़ी लंबा था लेकिन शॉर्ट में समझाया। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, जब राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया कि बीएड अभ्यर्थी 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है जब उनके पास पर्याप्त संख्या में बीटीसी अभ्यर्थी हैं, और जब बीटीसी अभ्यर्थी हैं तो बीएड अभ्यर्थी को एलिजिबल नहीं किया जाए, ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश था। तो यहाँ पे आदेश भी मैंने आप सभी को बता दिया था और ऐसे में एनसीटीई की अधिसूचना को ही रद्द कर दिया गया। अब उस एनसीटीई की अधिसूचना को जो रद्द किया गया था उसी को उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करवाए जाने को लेकर आज भी एक मामले को लेकर सुनवाई होने वाली, जिसकी जानकारी आप सभी को देर शाम तक इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए एनसीटीई को लेकर, क्योंकि एनसीटीई की तरफ से बीएड छात्रों को एलिजिबल किया गया था, उसी के आधार पर बीएड वाले छात्र इस भर्ती के अंदर शामिल हुए थे, चाहे वो प्राथमिक की हो या फिर अगर बात करें अलग अलग राज्यों के अंदर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों की तरफ से बीएड अभ्यर्थी को शामिल किया जा रहा है या फिर बाहर किया जा रहा है, उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एनसीटीई है। एनसीटीई के पास पूरा हक है, वो किसी भी मुद्दे को लेकर यहाँ से छात्रों के अनुपात के आधार पर या फिर किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बदलाव कर सकती है शिक्षकों से संबंधित। अगर एनसीटीई चाहती तो बीएड अभ्यर्थी को सीधे तौर पर एलिजिबल कर सकती थी। एनसीटीई चाहती तो बीएड बीटीसी को दोनों को बराबर कर देती, तब भी यहाँ से विवाद खत्म हो जाता। लेकिन एनसीटीई की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एलिजिबल किया गया वो एमएचआरडी के कहीं ना कहीं जो आदेश के अनुसार यहाँ पे एलिजिबल किया गया, जिसके बाद उसको रद्द कर दिया गया। ये बात राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कही कि एनसीटीई के पास पूरा अधिकार है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर संशोधन कर सकती है, लेकिन एमएचआरडी के पास इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पे उनके पत्र के आधार पर यहाँ पे बीएड अभ्यर्थी को एलिजिबल कर दे। और ये काफी बड़ा मुद्दा आपको देखने के लिए मिला। इसी के चलते यहाँ पे अगर बात की जाए राजस्थान हाईकोर्ट ने उसके आदेश को रद्द कर दिया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आप सभी जानते हैं कि एनसीटीई की अधिसूचना को लेकर मामला लगातार जारी है। हालांकि यहाँ की जो प्रदेश सरकार है वो छात्रों के हक में है, क्योंकि इससे पहले उनको एलिजिबल कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश की तरफ से पहले से ही सारे संशोधन कर दिए गए हैं जो भी बीएड अभ्यर्थियों के हक में है। हालांकि अब एनसीटीई के आदेश के ऊपर सब कुछ निर्भर है। अगर एनसीटीई अपने आदेश को वापस लेती है या रद्द करती है तभी उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा समस्याएं होंगी।
या फिर बाकी जो भी होगा वो कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कोर्ट इस मुद्दे को लेकर कैसे संज्ञान में लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड को लेकर जो कोर्ट है वो किस प्रकार यहाँ पे मुद्दे को सुनेगी, उसके बाद में उसको क्या तथ्य सही लगते हैं क्या नहीं, ये तो कोर्ट का मुद्दा है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन अगर बात की जाए एनसीटीई को लेकर, तो यहाँ पे एनसीटीई की तरफ से जो संशोधन किया गया, जो आदेश जारी किया गया, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि बीएड अभ्यर्थी को लिए विचार किया जाएगा। अब ये विचार का जो मामला था उसी की वजह से सारे के सारे जो विचार विमर्श हैं अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। ना एनसीटीई की तरफ से यहाँ पे स्टेट को लेकर कोई जानकारी मांगेगी तो स्टेट भी यहाँ पे एनसीटीई के खिलाफ आ जाते हैं। उनका कहना है कि जब आपने संशोधन किया तो हमें जानकारी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं एनसीटीई को इस मुद्दे को लेकर विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए कि भाई बीएड अभ्यर्थी के भविष्य को लेकर इस प्रकार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अगर वो एलिजिबल है तो उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देते हुए भर्तियों के अंदर शामिल किया जाए, या फिर दूसरा जो मुद्दा आता है बीएड बीटीसी को समान करते हुए, यहाँ पे वो भी दूसरा ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाएगा जिससे कोई विवाद ही नहीं रहेगा। अलग अलग राज्यों की तरफ से अलग अलग आदेश आए, कभी बीएड को बाहर कराए जाने को लेकर अभ्यर्थी याचिका डाल रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर ये मामला लटक जाता है तो कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे तैसे तो भर्ती आने वाली है। और अगर बीएड और बीटीसी के विवाद के अंदर फंस गई तो सरकार तो यही चाहती थी कि भर्ती ना दें और छात्र आपस में लड़ते रहें। इस प्रकार के जो मुद्दे आप सभी के सामने आ रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एनसीटीई का आदेश है। एनसीटीई ने अपने आदेश के अंदर सही तरीके से जानकारी न देकर, सही तरीके से संशोधन न कर यहाँ पे कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी को फंसा करके रख दिया है। अलग अलग राज्यों की तरफ से अलग अलग प्रकार से उसके आदेश की व्याख्या की जा रही है। और सबसे गलत बात तो ये है कि एनसीटीई कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पे चली जा रही है। जब भी हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई होती है तो एनसीटीई कहीं ना कहीं अपने मजबूत पक्ष को यहाँ पे नहीं रख पाती है, जिसकी वजह से उनको हारना पड़ता है। उसी को लेकर आज भी अगर बात की जाए 8/12/2021 को लेकर यहाँ पे एक मामला लिस्टेड है, जैसा कि आप सभी देख पाए आकाश पटेल के नाम से, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 5वें नंबर पर। इनकी तरफ से बहुत सारे अधिवक्ताओं को रखा गया है। अमित कुमार भदौरिया जो कि शिक्षा मित्रों के वकील हुआ करते थे, एलपी मिश्रा जो कि शिक्षा मित्रों के वकील थे। सिंगल बेंच के अंदर इन दोनों वकीलों के आधार पर ही यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने बहस की थी। एक और वकील आपको देखने के लिए मिलते हैं उपेंद्र नाथ मिश्रा, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के वकील हैं। इन तीनों वकीलों के आधार पर ही कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र जीते थे। तो ऐसे में सरकार को ध्यान में लेने की आवश्यकता है कि बार बार जो बीएड और बीटीसी का विवाद है इसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार संज्ञान में ले, वहीं से सब कुछ हो सकता है। जिस प्रकार बीएड और बीटीसी की लड़ाइयाँ होती हैं इससे भर्तियाँ लटक जाती हैं और सरकार अगर बात की जाए तो इस मुद्दे को लेकर मौन हो जाती है। बाद में अगर हाईकोर्ट कोई ऐसा आदेश दे देता है तो उसके चलते और ज़्यादा समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के हक में है, उनको कहीं ना कहीं शामिल करने के लिए पहले से ही तैयार थी। हालांकि अब कोर्ट में जो भी होगा वो अलग बात है, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है मैंने आप सभी को समझाने का प्रयास किया गया है कि एनसीटीई की तरफ से जो संशोधन किए गए एमएचआरडी के पत्र के आधार पर पूरे तरीके से गलत है, जिसको लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार चाहती तो सही तरीके से कर सकती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर उनको हारना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अगर बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी एक साथ लड़कर कहीं ना कहीं काम करें तो यहाँ से उनको सफलता मिलेगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अगर अलग अलग होते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से भर्ती आए या ना आए, लेकिन एक लंबा इंतजार भर्ती के लिए अवश्य करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें आप सभी के सामने आ रही हैं उनको आपको समझने की आवश्यकता है, चाहे वो मामला कोर्ट को लेकर हो या फिर अलग अलग प्रकार की चीज़ है जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने है। बाकी देखते हैं आज देर शाम तक क्या अपडेट निकलती है कोर्ट की तरफ से। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, एकजुट रहें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।